आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो फैक्ट का आज हम डिस्कशन करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 72वीं बीपीएससी हो, एडीओ हो या दरोगा हो या बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम है यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इतिहास के एकदम चुनिंदा टॉपिक से वन लाइनर तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ये कौन सा था? ये मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो ये था लोथल। लोथल है जो कहाँ पड़ता है? तो ये भारत में गुजरात में, ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर ये लोथल था जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज कौन हो जाएगा? ये दायराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा का खोज किया गया था। हड़प्पा का खोज कौन हो जाएगा? दायराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो ये संस्कृत थी। ऋग्वैदिक काल में संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था। गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र की रचना है जो ऋग्वेद में किया गया है और ये तीसरे मंडल में इसकी चर्चा की गई है और विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है जो विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ऋषभ देव माने जाते हैं। ऋषभ देव है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। वही जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी है और इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। जब वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी हो जाएंगे और सीधे संस्थापक पूछा जाएगा तो ऋषभ देव हो जाएंगे। ऋषभ देव थे जो जैन धर्म के पहले जो जैन तीर्थंकर थे। वहीं 24वें जो जैन तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? ये बौद्ध ज्ञान में मिला था। एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक में कौन कौन सा आता है? श्रुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है। इसी को त्रिपिटक कहा जाता है और इसमें श्रुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक कहा जाता है और ये बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट 10 नंबर है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का आप जानते हैं संस्थापक कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त के गुरु का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था और चंद्रगुप्त के ये प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उसका संबंध है राजनीतिक से। अर्थशास्त्र का जो संबंध था जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था राजनीतिक सिद्धांत से था, यानी कि राजनीतिक में कैसे राजनीतिक करना है उसके बारे में बताया गया था। चलिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, यानी कि चाणक्य का ही एक नाम है कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक है जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिली है? तो अशोक के जो अधिकांशतः जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में मिला है, जबकि अधिकांशतः है जो ब्राह्मी लिपि में है, जबकि अरमाइक, ग्रीक ग्रीक लिपि में भी इनका अभिलेख मिला हुआ है। लेकिन अधिकांशतः अगर अभिलेख पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, लेकिन अरमाइक और ग्रीक ये 2 अन्य लिपि था उसमें भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत के नेपोलियन है जो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और ये कौन का तुलना किया था? भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बीएस स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे श्रीगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक है बाणभट्ट, जिसमें हर्षवर्धन के पूरा जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। कौन लिखा है? तो बाणभट्ट लिखा है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो हर्षवर्धन की राजधानी है जो कन्नौज में हो जाएगा। कन्नौज हो जाएगा हर्षवर्धन की राजधानी। भारत आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणी कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आने वाला कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध है जो कब हुआ था? तो ये 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी है जो हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। वहीं अगले साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान है जो हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी है जो जीत जाता है। इस प्रकार से तराइन का 2 युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया गया था और इसी गुलाम वंश के स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। कब? 1206 ईस्वी में। कुतुब मीनार किसने शुरू किया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। इनके गुरु थे बख्तियार काकी, उसी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन बीच निर्माण में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार का पूरा काम है जो अगले शासक इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है।
गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? कैकुबाद हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? कैकुबाद हो जाएगा। खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक है कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक है। तुगलक वंश के संस्थापक हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। कब? 1526 में। वही प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ और इसी के साथ भारत में मुगल वंश का स्थापना हो गया था। चलिए नेक्स्ट है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर के जो संरक्षक है वो बैरम खां है। अकबर के संरक्षक बैरम खां थे, क्योंकि अकबर के पिता जो हुमायूं है वो बहुत अकबर के जब बहुत छोटा उम्र था, बहुत कम उम्र था, तो उसी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और लगभग 13 से 14 वर्ष की उम्र के अकबर रहते हैं, तो उसी समय इनको राजा बना दिया जाता है और बैरम खां इसके संरक्षक बनते हैं कि जब तक ये व्यस्क ना हो जाए तब तक इनकी जो राज्य की कार्यभार है वो बैरम खां देखते रहते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे? तो टोडरमल। टोडरमल है जो अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे, अकबर के राजस्व मंत्री थे। अकबर के दरबार के गायक कौन थे? तो तानसेन है जो अकबर के जो दरबार के गायक कौन था? अकबर के दरबार के जो गायक था वो तानसेन था। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा लाल किला का निर्माण करवाया गया है। इसी सब को देखते हुए शाहजहां को स्थापत्य कला का इसके दरबार को स्वर्णकाल कहा जाता है कि जो शाहजहां का शासनकाल है वो स्थापत्य काल का स्वर्णकाल था। वहीं जहांगीर के शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। उस समय पेंटिंग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, लेकिन शाहजहां के समय आर्किटेक्चर जो वास्तुकला है, जो स्थापत्य कला है, उसकी काफी महत्ता थी, जिसमें ताजमहल हो या लाल किला हो, ये सब निर्माण करवाया गया था। अंतिम शक्तिशाली मुगल कौन था? अंतिम मुगल शक्तिशाली कौन था? ये औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद है जो मुगल वंश लड़खड़ाते लड़खड़ाते लास्ट 1857 के जो बहादुर शाह द्वितीय रहते हैं, उसके बाद मुगल वंश समाप्त हो जाती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध है जो 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध है जो 1757 ईस्वी में हुआ था। वही अगला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध है जो 1764 ईस्वी में हुआ था। 1857 के प्रथम शहीद कौन थे? ये मंगल पांडे थे। 1857 के पहले शहीद थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, वो एम.एस. चंद्र बनर्जी थे और इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में हुआ था। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तब 15 अगस्त 1947 को भारत क्या है स्वतंत्र हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये कब कब बने थे? तो ये 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो पहले इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इनका पूरा नाम था एम.एस. चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष ये कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन है कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन है जो 1905 में हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन किया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये उस समय कौन था? वायसराय कौन था? तो ये उस समय लॉर्ड कर्जन था वायसराय। इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ है। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से लेकर के 1905 तक था। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में शुरू हुई थी। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट 47 नंबर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना है जो दिसंबर 1906 में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हो जाएगा? ढाका में हुआ था। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। देखिए होम रूल लीग दो स्थापना हुई थी, एक है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था और एक है जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था उसका क्षेत्र है जो पूरा भारत था, जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो शुरू किया गया था वो कुछ क्षेत्र में था, जैसे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में भी मुंबई क्षेत्र को छोड़ करके यानी कि कुछ सीमित क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था 1916 में, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा पूरे भारत में होम रूल लीग चलाई गई थी। ये भी स्थापना दोनों का होम रूल लीग का स्थापना 1916 में ही हुआ था। नेक्स्ट है गदर पार्टी का स्थापना। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना जो 1913 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना है जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसकी स्थापना कौन किया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ है? तो ये कहाँ पड़ता है? अमृतसर यानी कि पंजाब में जालियांवाला बाग स्थान है जो पड़ता है।
चलिए नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट कब आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ये आया था कब, 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जैसे रॉलेट एक्ट का विरोध करते क्रम में पंजाब के दो जो चर्चित नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के विरोध में क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग में धरना प्रदर्शन दिया गया था। उसी समय वो डायट आया और गोली चलवा दिया गया था वो डायट के द्वारा, जिसके बाद वहां पर हजारों संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है 55 नंबर कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा 1920 में। वो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसके नेतृत्व जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, महात्मा गांधी थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड है जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड है जो उत्तर प्रदेश के एक स्थान है, वहीं पर बहुत सारे लोग मिल करके एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी है जो जिंदा जल जाता है, जिसी को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। और इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन है जो स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 58 नंबर है कि साइमन कमीशन कब आया था। साइमन कमीशन का देखिए गठन पूछा जाएगा, तो ये नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था और भारत में आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। इसका गठन हुआ था 1927 में नवंबर माह में और भारत में आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का नारा था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक ये नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा साइमन गो बैक नारा दिया गया था। किसके द्वारा, साइमन गो बैक जो नारा है वो दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो नेक्स्ट देख रहे हैं पूर्ण स्वराज है जो 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुई थी। नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे, महात्मा गांधी है जो नमक सत्याग्रह के नेता थे। गांधी इरविन समझौता है कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ये कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन है जो प्रारंभ हुआ था कब, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की नारा क्या थी, करो या मरो। महात्मा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था कि करो या मरो, डू एंड डाई, यानी कि हम स्वतंत्रता के मतलब इस परिधान में हम या तो दिवंगत हो जाएंगे या आजाद करा करके इस देश को छोड़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यही था। आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे, तो आजाद हिंद फौज के नेता कौन हो जाएंगे, आजाद हिंद फौज के नेता हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के नेता कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया था, तो ये हिटलर दिया था। ये हिटलर के द्वारा नेताजी का उपाधि है जो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। तुम मुझे खून दो किसने कहा था, यानी इनका पूरा नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका नारा था, ये था सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये प्रसिद्ध नारा था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, मार्च 1946 में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है इसका भारत में आगमन होता है। इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। मार्च 1946 में इसका आगमन होता है और 3 सदस्य इसमें थे, पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर, स्टॉफर्ड क्रिप्स। इसके जो पैथिक लॉरेंस थे इस समिति के अध्यक्ष थे, यानी कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता है जो पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 72 नंबर है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे। देखिए प्रमुख नहीं थे, उप प्रमुख थे, क्योंकि उनको प्रमुख तो उस समय वायसराय थे, उप प्रमुख बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अंतरिम सरकार का गठन है जो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। भारत का विभाजन कब हुआ, 1947 को हो गया था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन है जो भारत के अंतिम वायसराय थे। और भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी थे जो भारत के प्रथम और अंतिम वायसराय हुए। भारत के प्रथम भारतीय अंतिम वायसराय और प्रथम वायसराय यानी भारतीय कौन हो जाएंगे, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, याद रखिएगा भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा सी राजगोपालाचारी थे। इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति का पद का सृजन किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। क्योंकि 26 जनवरी को 1930 में
लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या किया गया था, स्वाधीनता दिवस मनाई गई थी, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में, इसी को याद करने के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 81 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी। सिंधु सभ्यता की खोज हम जिक्र किए थे कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की हो जाएगी, तो कांस्ययुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या हो जाएगी 108 उपनिषदों की संख्या है। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समक्ष ज्ञान अर्जन करना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। गौतम बुद्ध है जो बुद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो सुद्योधन है जो बुद्ध के पिता थे। बुद्ध की माता का नाम क्या हो जाएगी, तो बुद्ध की माता है जो महामाया देवी थी। वही प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है, तो प्रथम बौद्ध संगति है जो राजगिरी में हुआ था। जो महात्मा बुद्ध जिस वर्ष डेथ किए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुई थी, उसी वर्ष यानी कि 483 ईसा वर्ष पूर्व में राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और उस समय जो शासक थे वो अजात शत्रु थे, और उस समय जो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्षता है जो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है जो पाटलिपुत्रा थी। लेकिन मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो ये पाटलिपुत्रा हो जाएगी। मेघासनीज किसके दरबार में आया था, तो मेघासनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघासनीज आया था। मेघासनीज है जो सेल्यूकस निकेटर, ये यूरोप का एक शासक है जिसके राजदूत के रूप में ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और मेघासनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है इंडिका, इंडिका है जो मेघासनीज के द्वारा लिखा जाता है। ये सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक लिखा और इंडिका में पटना के प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 96 नंबर है कि गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें साहित्य का विकास हुआ और इसमें स्थापत्य कला का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था ठीक थी, इसी की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है, तो आर्यभट्ट किस काल से संबंधित हो जाएंगे, गुप्त काल से हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से संबंधित है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पुस्तक क्या है, तो आर्यभट्ट की पुस्तक है आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट की पुस्तक है आर्यभट्टीय। अजंता की गुफा किस राज्य में है, 99 नंबर है कि अजंता की गुफा किस राज्य में है, तो अजंता की गुफा कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा कहाँ हो जाएगी, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ है, तो एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो तंजावुर। तंजावुर है चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तंजावुर हो जाएगी। राजराज चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया था, वृदेश्वर का मंदिर है जो राजराज प्रथम या राजराज चोल उसी को कहा जाता है, उसी के द्वारा वृदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट 103 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उस समय सल्तनत काल में तुगलक वंश की शासन मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था और उसी के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, और यह हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हरिहर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर एवं बुक्का थे। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर है जो जीत जाता है, हेमू है जो हार जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में यह अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है। मराठा इसमें कमजोर होने की वजह से हार जाता है और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी शासन था ये विजय हो जाता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट 107 नंबर है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की थी। अकबर के द्वारा नया धर्म की शुरुआत की गई थी, दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसकी शुरुआत 1582 ईस्वी में की गई थी अकबर के द्वारा। और इसके प्रथम जो हिंदू जो मतलब कि इसके सदस्यता लेने वाले थे वो कौन थे, बीरबल थे। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जो दीन ए इलाही धर्म के सदस्यता लिए थे। चलिए नेक्स्ट है कि अकबरनामा के लेखक कौन है, अकबरनामा के लेखक है जो अबुल फजल है। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई है, जिसमें 3 पार्ट में अकबरनामा जो 3 पार्ट में लिखी गई है, जो अकबर के जीवन से संबंधित है, उसके पूर्वजों के बारे में है और उनके प्रशासन से संबंधित है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, आइन ए अकबरी को ही अबुल फजल, आइन ए अकबरी के लेखक भी अबुल फजल है।
शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। कब? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 111 नंबर, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु है जो समर्थ रामदास थे। समर्थ रामदास है जो शिवाजी के गुरु थे, इनके दादाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? छत्रपति शिवाजी हो जाएंगे। पेशवा पद की शुरुआत किसने की थी? पेशवा पद की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया था बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया गया था। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। पेशवा का अर्थ इसमें मराठा साम्राज्य में पेशवा का अर्थ होता था प्रधानमंत्री होता था, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध कब हुआ था? ये 1757 ईस्वी में हुआ था, और इसका नेतृत्व अंग्रेजों के कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। एक बगल से रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, दूसरी तरफ से जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला के द्वारा दूसरी तरफ से नेतृत्व की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, उस समय बंगाल के शासक सिराजुद्दौला थे, उस समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। किसके द्वारा हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट है 116 नंबर की सहायक संधि की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सहायक संधि की नीति है जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। सहायक संधि की नीति है जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राजा कौन था? तो हैदराबाद के निजाम था। चलिए नेक्स्ट 117 नंबर कि हड़प नीति किसके द्वारा किसने शुरू किया था? तो हड़प नीति की शुरुआत है जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। हड़प नीति का अर्थ है कि जिस राजा का अपना कोई संतान नहीं होता था, जिस राजा को अपना कोई संतान नहीं होता था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला ली जाती थी। उसको दत्तक पुत्र को यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं माना जाता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी में उसके राज्य को मिला लिया जाता था। इसी को हड़प नीति कहा जाता है। भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में ये रेल सेवा शुरुआत की गई थी। मुंबई से थाने तक की पहली लाइन शुरू की गई थी, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है। और उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसी के समय में रेल सेवा शुरू की गई थी। डाक सेवा भी इसी के समय में शुरू की गई थी। टेलीग्राफ सेवा भी इसी के समय में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। भारत की पहली रेल चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी, और कितना? 34 किलोमीटर तक पहली रेल चली थी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट था भारत का पहला समाचार पत्र, और ये 1780 ईस्वी में ये जेम्स हिक्की के द्वारा ये शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट है कि बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की है। ये 1780 ईस्वी में बंगाल गजट के संस्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक ईश्वरवाद को मानना, यानी कि एक देवी देवता को मानना, और जो बाल विवाह है उसको समाप्त करना, बहुपत्नी विवाह है उसको समाप्त करना, जो समाज में कुरीतियां है उसको समाप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में हुआ था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन कब हो जाएंगे? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी लोग को सेवा भाव से सेवा करना। इसका मेन उद्देश्य था, जो रामकृष्ण मिशन थे इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज में सभी को सेवा प्रदान करना। और ये जो स्वामी विवेकानंद है अपने गुरु के याद में रामकृष्ण मिशन के संस्था की स्थापना किए थे। कब? 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट 128 नंबर कि अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो 1875 में कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था। और इसके संस्थापक जो थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक है हेलेना पेट्रोना वालतवास्की और कर्नल अल्कार्ट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? 1875 में। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। इसकी संस्थापना किसने की थी? इसकी संस्थापना है जो हेलेना पेट्रोना वालतवास्की और एक कर्नल अल्कार्ट थे, ये दोनों मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना किए थे। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ हुआ था? तो अडयार, ये मद्रास के अडयार में, ये मद्रास के अडयार में 1882 ईस्वी में इसकी हेड क्वार्टर है जो मद्रास के अडयार में स्थापना किया गया था। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय है जो अडयार में स्थापना किया गया था भारत के मद्रास में। और ये कब किया गया था? 1882 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 131 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है जो एओ हयूम थे। चलिए नेक्स्ट है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो 1885 में मुंबई में हुआ था। और इसके पहले अधिवेशन का अध्यक्ष है जो डब्ल्यू सी बनर्जी थे।
बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो हुआ था 1905 में, और रद्द कब कर दिया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण है जो 1911 में घोषणा हुआ था। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था और इसमें घोषणा हुई थी, और 1912 में ये दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। घोषणा पूछेगा तो 1911, और स्थानांतरित इनकी राजधानी कब दिल्ली बन गया था? तो 1912 में। नेक्स्ट है 136 नंबर की चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और उद्देश्य क्या था कि जो बीघा में यानी कि 20 कट्ठा के बीघा जो होते हैं उसमें 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था, जिसको ये एक अमानवीय प्रथा थी। कहने का मतलब है कि ऊंची औने पौने दाम पर जो नील की खेती करवाई जाती थी और ये किसानों को एक हास्य किया जाता था। इसी अमानवीय प्रथा के विरुद्ध में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कराया गया था, और ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था और ये सफल सत्याग्रह थी। चलिए नेक्स्ट है 137 नंबर, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में किया गया था। ये भी किसान के टैक्स से संबंधित खेरा सत्याग्रह थे। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? तो 1918 में ही हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में। इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे, और खेरा सत्याग्रह का भी नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। खेरा सत्याग्रह है जो कृषि टैक्स से संबंधित है, यानी किसान से संबंधित है, जबकि अहमदाबाद मिल मजदूर है जो मजदूर से संबंधित है। इसमें भी रुपये को बढ़ाने के लेकर और बोनस के लेकर के इसमें हड़ताल की गई थी। ये तीनों के तीनों आंदोलन है जो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, खेरा और अहमदाबाद, महात्मा गांधी तीनों के तीनों आंदोलन में सफल रहे थे। चलिए नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? अली बंधु हो जाएंगे। नेक्स्ट 140 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हो जाएगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हो जाएगा? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन क्या है? 141 है कि भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में अंग्रेजों के द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सूरत में किया गया था। कब किया गया था? 1616 में किया गया था। 1616 में किया गया था। चलिए 1616 नहीं भाई, 1613 होना चाहिए। 1613 ईस्वी में सूरत में पहला कारखाना का स्थापना किया गया था, 1613। चलिए नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टेड कब मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टेड कब मिला था? तो ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टेड मिला था। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कर्नाटक युद्ध है जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ है जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध है जो पांडिचेरी के संधि के तहत जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है समाप्त हुआ था। पहला जो कर्नाटक युद्ध है जो एक्सलास्टेपल की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा है जो पांडिचेरी के तहत, और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है जो पांडिचेरी के तहत समाप्त हुआ था। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र क्या हो जाएगा? ये भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र क्या हो जाएगा? पांडिचेरी हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीवास का युद्ध है जो अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, और यहाँ से डच इसी युद्ध के बाद है जो भारत से चले जाते हैं। वांडीवास का युद्ध है किसके बीच में हो जाएगा? अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो ये मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, क्योंकि मीर जाफर है जो सिराजुद्दौला से गद्दारी करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायता करता है। तो बंगाल उसके बाद यानी कि प्लासी की युद्ध जब 1757 हो जाती है और सिराजुद्दौला मारा जाता है, तो अंग्रेज है जो गिफ्ट के तौर पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 147 है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बक्सर युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये था शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो बंगाल के जो बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन शुरू की गई थी। देखिए जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो क्या है कि अंग्रेजी सेना जीत जाती है और तीन जो संयुक्त सेना है, तीन संयुक्त सेना किसकी किसकी रहती है? एक रहती है मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय रहते हैं, एक रहता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला, याद रखेंगे सुजाउद्दौला है, और तीसरा है जो बंगाल के जो पूर्व नवाब है मीर कासिम, वो रहता है। तीनों के जो संयुक्त सेना है बक्सर की युद्ध लड़ती है और तीनों के संयुक्त सेना है जो हार जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो है जो युद्ध का नेतृत्व करता है, और हेक्टर मुनरो है जो विजय हो जाता है। और इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की दो संधि होती है और इसी संधि के तहत बंगाल में क्या है? द्वैध शासन लागू किया जाता है, याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 149 नंबर कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब हो जाएगा? 1773 में हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 आया था पिट्स इंडिया एक्ट।
नेक्स्ट है कि चार्टेड एक्ट 1813 का संबंध किससे है? व्यापारी एक अधिकारों से है। देखिए जो चार्टेड एक्ट 1813 आया था, इसमें क्या कही गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एकाधिकार प्राप्त था व्यापार के क्षेत्र में, उसको क्या किया, कम कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी कंपनी है जो भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। इसी में क्या किया गया था, चार्टेड एक्ट 1813 के तहत जो अधिकार का दस्ता प्राप्त था, जो एकाधिकार प्राप्ति व्यापार में, उसको कम कर दिया गया था। ये उसी से संबंध था, व्यापार के अधिकार से संबंधित, उसमें एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। यही पूछेगा पूर्ण रूप से एकाधिकार कब खत्म कर दिया गया था? 1833 के तहत पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1813 में आंतरिक रूप से यानी कि कम एकाधिकार को समाप्त किया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? भारत का पूछेगा पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो वारेन हेस्टिंग्स है जो भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है जो भारत का पहला वायसराय है। भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा? ये लॉर्ड कैनिंग है। देखिए गवर्नर जनरल के पद का नाम ही 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का एक्ट आता है, तो उसी में गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर देता है। और उस समय वायसराय कौन बनता है पहली बार? तो लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड कैनिंग है जो प्रथम वायसराय बनता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 154 नंबर है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था, कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेरठ से कदम सिंह के द्वारा यहाँ से नेतृत्व किया गया था। 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। ये मुगल वंश के अंतिम शासक है जो 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं, 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। इनको क्या है, अपदस्थ करके रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। 1857 के कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नाना साहब है जो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। वहीं 1857 में झांसी की नेता कौन, झांसी से कौन नेतृत्व कर रही थी? ये रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी से नेतृत्व किया जा रहा था। वही नेक्स्ट है कि 1857 में बिहार के नेता कौन थे? ये कुंवर सिंह थे, बिहार से यानी कि आरा से नेतृत्व कर रहे थे। ये बिहार से नेतृत्व कर रहे थे कौन? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? देखिए भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पहली बार आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था। ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और इसमें क्या की गई थी कि भारत में जो प्रेस छप रही थी, जो स्वतंत्र मीडिया थी, उस पर एक तरह से रोक लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था। लेकिन इसी को समाप्त है जो लॉर्ड रिपन है जो 1882 में कर देता है। चलिए नेक्स्ट है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद है जो 1883 में आया था और किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल का अर्थ था कि भारतीय जो जज है, मजिस्ट्रेट है, वो यूरोपीय व्यक्ति का भी सुनवाई कर सकते थे। पहले क्या था कि यूरोपीय व्यक्ति की सुनवाई है जो केवल यूरोपीय जज ही करते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश, भारतीय जो जज है, वो यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा सुनवाई कर सकते थे। इल्बर्ट बिल में यही था। ये विवाद था किसके द्वारा लाया गया था? ये बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, लेकिन बाद में विरोध के कारण इसे फिर वापस ले लिया गया था, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम जिक्र कर चुके हैं कि 1885 में हुआ था। कब? 1885 में दिसंबर माह थी और ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय थी, वहीं पर हुई थी। और इसके जो प्रथम अधिवेशन थे उसमें 73 सदस्य शामिल हुए थे। और इसके प्रथम जो सत्र था उसका अध्यक्षता है जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम जो सचिव सेक्रेटरी थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम है जो एक सिविल सर्वेंट थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब सेवा दे चुके थे, लेकिन वो रिटायर्ड थे। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के दिमाग का उपज है जो कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कांग्रेस के जो प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नामकरण किया गया। चलिए नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन का विरोध आंदोलन कौन सा था? तो हम जिक्र कर चुके हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है जो 7 अगस्त 1905 को किया गया था। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। मुस्लिम लीग की स्थापना हम जिक्र कर चुके हैं कि 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? ये 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था। देखिए इसमें मार्ले क्या था? ये भारत सचिव था। मार्ले था जो भारत सचिव था, और मिंटो है जो भारत का वायसराय था। और मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार क्या की गई थी कि मुस्लिम को हिंदू से अलग पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। यानी कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम है उस क्षेत्र में केवल और केवल मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ेंगे और उसको केवल और केवल मुस्लिम ही उसे मतदान करेंगे। इससे क्या हुई थी, भारत के समाज में जो द्वेष उत्पन्न हो गई थी, हिंदू मुस्लिम की क्या एक कट्टरता उत्पन्न हो गई थी 1909 में। चलिए नेक्स्ट है 166 नंबर है कि गदर आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? गदर आंदोलन के प्रमुख नेता है जो लाला हरदयाल थे। गदर आंदोलन के जो प्रमुख नेता हो जाएंगे कौन? लाला हरदयाल हो जाएंगे। इसकी स्थापना है जो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी। लखनऊ समझौता लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता का संबंध है जब 1907 में कांग्रेस
नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती हैं, तो उसी को एक फिर करने के लिए, यानी कि दोनों को, गरम दल और नरम दल को मिलाने के लिए, मुस्लिम लीग को मिलाने के लिए लखनऊ समझौता किया जाता है। 1916 में होता है। इसे एकता वर्ष के रूप में भी समझा जाता है, क्योंकि इसमें गरम दल, नरम दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी मिल जाते हैं, इसीलिए इसे एकता वर्ष के रूप में जाना जाता है। ये लखनऊ समझौता है। इसकी अध्यक्षता है जो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 168 है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता है जो, इसके दो नेता है, एक है एनी बेसेंट और एक है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था होम रूल का, वो एक छोटा सा क्षेत्र था, सिर्फ दक्षिण भारत में सीमित थी। और जो होम रूल के एनी बेसेंट की जो शाखा थी वो पूरे भारत में फैला हुआ था, 1916 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है जो बंबई बंदरगाह पर भारत लौटते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जो गांधी जी है जो विदेश से लौटे थे भारत, यानी कि प्रवासी के रूप में, प्रवासी के जो जीवन है वो काट करके भारत लौटे थे, इसीलिए आज हम उन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 9 जनवरी 1915 को भारत के मुंबई बंदरगाह पर उतरे थे। चलिए नेक्स्ट 170 नंबर कि खेरा सत्याग्रह कब, खेरा सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो खेरा सत्याग्रह के नेता कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, अभी हम देखे थे कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था। इसमें किसान है जो टैक्स से संबंधित विवाद था, जिसके वजह से खेरा सत्याग्रह किया गया था और महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे, और महात्मा गांधी इसमें जो लक्ष्य था प्राप्त किए थे। चलिए नेक्स्ट 171 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन था। चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कारण था कि वही 1 बीघा में, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था। इसी विरोध को लेकर के पहली बार चंपारण सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था, तो रॉलेट एक्ट है जो 1919 में लाया गया था। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया था, क्योंकि इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह बताए हुए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था, इसीलिए इसको गांधी जी काला कानून कहकर संबोधित किए थे। चलिए नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है जो उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय वायसराय था। चलिए नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन है जो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और इसके नेतृत्व कौन किए थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था, तुर्की के खलीफा से संबंधित था। हुआ क्या था, देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की है जो अंग्रेज के, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ था, और तुर्की है जो हार जाता है प्रथम विश्व युद्ध। तो उसमें क्या है कि तुर्की के क्षेत्र को विभिन्न देश के द्वारा, जो अंग्रेज समर्थित, जो इंग्लैंड समर्थित देश थे उसके द्वारा बांटा जाता है। उसी में क्या है कि तुर्की के जो खलीफा पद थे, जो मुस्लिम धर्म में सबसे सर्वोच्च पद होता था, उस खलीफा को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज के द्वारा उस खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था। इसी की वजह से पूरा दुनिया के लोग हैं जो आक्रोशित हो गए, जो मुस्लिम धर्म पे मानते थे वो आक्रोशित हो गए कि हमारे धर्म के खिलाफ है और ये खलीफा का पद नहीं समाप्त किया जाना चाहिए। इसी के लेकर भारत में भी आंदोलन होता है जिसे खिलाफत आंदोलन से संबोधित किया जाता है। ये भी 1920 में हुआ था और इसमें तुर्की के खलीफा से संबंधित था। नेक्स्ट है 177 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। अभी हम जिक्र किए थे कि साइमन कमीशन का गठन पूछा जाएगा तो नवंबर 1927 हो जाएगा और भारत में आगमन पूछा जाएगा तो 3 फरवरी 1928 में ये भारत में आगमन इसका होता है। नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष कौन थे, तो नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा, देखिए भारत सचिव रहता है बर्किन हेड। बर्किन हेड है जो भारतीय लोग को चुनौती देता है कि आप अपना संविधान बनाकर दिखा दो। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वीकार किया जाता है और एक नेहरू रिपोर्ट नाम से एक मसौदा तैयार किया जाता है, भारतीय संविधान के एक खाका तैयार किया जाता है। किसके चुनौती पर, बर्किन हेड की चुनौती पर, जो भारत सचिव रहता है। और इसी के जो चुनौती पर नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है 179 है जो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। लाहौर अधिवेशन है जो 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्षता है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। ये यानी कि 1929 के जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, जिसका हम अभी ऊपर जिक्र कर रहे थे, ये अधिवेशन जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी में ये बात को तय किया गया था कि आगामी 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, ताकि लोगों को एहसास हो कि अगर पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं तो हमें क्या क्या आज़ादी मिलेगी। इस चीज को मनाने के लिए एक डेट तय किया गया था, जैसे 26 जनवरी 1930 को इसी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और 1929 में डेट को तय किया गया था कि आगामी 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे। और इसी 26 जनवरी को याद करने के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को ये डेट याद रहे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था।
चलिए नेक्स्ट देखिए 181 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हो जाएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसके नेता कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन है जो लंदन में हुआ था। देखिए 3 दिन गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए साइमन कमीशन जब 1928 में आई थी, वो रिपोर्ट दिया था भारत के संदर्भ में, भारत के शासन के संदर्भ में। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन है जो 1930 में हुआ था। इस पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं गया था, जिसकी वजह से क्या हुई थी कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो असफल हो गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होता है और इससे पहले है जो गांधी इरविन समझौता होता है, और इसमें यह तय की जाती है कि कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा, और ये बात को स्वीकार करते हुए गांधी इरविन समझौता में स्वीकार कर लिया जाता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो 1931 में होता है, और इसमें महात्मा गांधी है जो कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं, लेकिन सांप्रदायिक पंचायत के जो विवाद था उसके लेकर के मतलब कि समाधान नहीं होता है। सांप्रदायिक पंचायत को लेकर कोई समाधान स्पष्ट रूप से नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से गांधी जी रिटर्न चले आते हैं और इसी गोलमेज सम्मेलन के बारे में कहते हैं कि हमने रोटी मांगा था लेकिन हमें पत्थर दिया गया है, और हमने अपने देश के ऊपर देश की इज्जत पर पट्टा नहीं लगने दिया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में गांधी जी का ये स्टेटमेंट था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में होता है, और इसमें भी कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लेता है, जिसकी वजह से तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता है। ये कब हुआ था, तो 1930, 31, 32 में, और ये एक ही जगह पर हुआ था, लंदन में। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था। पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है 184 नंबर, पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट है जो 1932 में हुआ था, और पूना पैक्ट है जो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। भारत सरकार अधिनियम कब आया था, भारत सरकार अधिनियम है जो 1935 में आया था। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से मिली थी, देखिए प्रांत को स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत बना दिया गया था, तो 1935 के तहत प्रांत को स्वायत्तता दे दी गई थी। नेक्स्ट अगस्त प्रस्ताव कब आया था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। चलिए नेक्स्ट देखिए फैक्ट है ये, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी, आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो 1943 में हुआ था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 1897 में उड़ीसा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि है जो हिटलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन भारत में आया था, अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स है। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे जो पैथिक लॉरेंस थे। वहीं अंतरिम सरकार कब बनी थी, अंतरिम सरकार की स्थापना है कब किया गया था, तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था, और इसके जो प्रमुख थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना है जो प्रस्तुत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है कब 1947 में ये पारित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हो जाएगी, ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजन की गई थी। कहाँ, ये जो पुराने संसद भवन है उसके केंद्रीय यानी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। अब तो जानते हैं कि नया संविधान सभा बन गया है, जो पुराना संविधान सभा है उसी को संविधान भवन भी नाम दिया गया, कि संविधान सदन भी नाम दिया गया उसको। संविधान सदन जो पुराने संसद है उसको संविधान सदन के नाम से संबोधित किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे जो एच.सी. मुखर्जी थे, इनके हरिश्चंद्र मुखर्जी थे जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें 6 अन्य सदस्य थे, यानी कि टोटल 7 सदस्य थे जो प्रारूप समिति में थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसकी स्थापना है जो 29 अगस्त 1947 को की गई थी, और इसका उद्देश्य यही था कि संविधान के ड्राफ्ट किस तरह से तैयार किया जाए इस पर विचार विमर्श करना। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य बना था, भारत गणराज्य कब बना था, ये बना था 26 जनवरी 1950 को। क्या है, भारत एक गणराज्य बना था। गणराज्य का अर्थ होता है कि भारत में कोई भी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होगा, उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरह से चुनाव की जाएगी। जैसे राष्ट्रपति भारत में क्या है, वंशानुगत नहीं है, वो राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएंगे, इस प्रकार से प्रावधान की गई थी। इसी को गणराज्य कहा जाता है। लेकिन इंग्लैंड में आप देखिएगा तो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राजा हो या रानी हो, वो क्या है, वंशानुगत होते हैं, इसीलिए ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, बल्कि भारत क्या है, एक गणराज्य है। यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो अप्रत्यक्ष विधि से चुनकर आते हैं। तो जहां पर चुनकर आते हैं वो गणराज्य हो जाएंगे, जहां पर चुनकर नहीं आते हैं, जैसे उनके कोई फैमिली मेंबर ही कोई बनेगा, यानी कि परंपरा है, वंशानुगत ही रहेगा, तो वो गणराज्य नहीं कहलाएगा।
201 नंबर, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? हड़प्पा है जो किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो रावी नदी के तट पर है जो हड़प्पा शहर है जो स्थित था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे हो जाएगा? ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के तट पर था। वहीं मोहनजोदड़ो जो शहर था सिंधु घाटी सभ्यता की, वो सिंधु नदी पर थी, और सिंधु नदी के कारण ही इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है जो सिंधु नदी पर इसका शहर अधिक देखने को मिलता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली खुदाई है जो हड़प्पा शहर की हुई थी, इसीलिए हड़प्पा शहर कहा जाता है। और जबकि सबसे अधिक शहर है जो सिंधु नदी के किनारे था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसके याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। लोथल किस राज्य में है? लोथल हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा। लोथल किस राज्य में है? तो ये गुजरात में हो जाएगा। ये भोगवा नदी के तट पर यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख बंदरगाह थी, जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ हो जाएगी? ये राजस्थान से है, राजस्थान में है कालीबंगा। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, काली चूड़ी होती है, और ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए 207 नंबर, सिंधु सभ्यता में पूजा जाने वाला वृक्ष कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा जाने वाला वृक्ष कौन था? पीपल था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? पूछा जा रहा है नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि सोना, चांदी, तांबा, कांसा ये सबसे वो परिचित थे। लोहा का खोज है जो भारत में 900 ईसा पूर्व में हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो लोहा से परिचित नहीं थे। वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाएगा? कृषि और पशुपालन है जो वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं हैं? सभा और समिति किस काल की संस्थाएं हैं? तो रिंग वैदिक काल संस्थाएं हैं, रिंग वैदिक काल संस्थाएं हैं, सभा और समिति है। सभा और समिति है, ये सब क्या होती थी? राजा को सलाह देने वाली एक समिति थी। वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ऋग वेद है, और ऋग वेद सबसे पुराना वेद भी है। ऋग वेद क्या है? सबसे पुराना है और सबसे बड़ा वेद भी है। साम वेद का संबंध किससे है? साम वेद का संबंध है जो संगीत से है। भारतीय संगीत के जो उत्पत्ति है सा रे गा मा पा धा नि सा, ये सब किससे हुई है? ये सारे के सारे है जो साम वेद से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए साम वेद का संबंध किससे है? संगीत से है। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध है जो यज्ञ से है। किस प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान की जाएगी उसकी व्यवस्था किसमें बताई गई है? यजुर्वेद में बताई गई है। अर्थवेद का संबंध, अर्थवेद में वर्णन है। अर्थवेद में किसका वर्णन है? तो औषधि की वर्णन है जो अर्थवेद में मिलता है। और अर्थवेद है जो सबसे नवीनतम वेद है, यानी कि चारों वेद में सबसे नवीनतम वेद है जो अर्थवेद है। वहीं सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। अर्थवेद में है जो औषधि का चर्चा है, जबकि जादू टोना का भी, वशीकरण का चर्चा भी अर्थवेद में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है कि महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद थी। और सबसे प्रमुख महाजनपद कौन थी? तो मगध थी। मगध की पहली राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो मगध की पहली राजधानी है जो राजगिरी में था, और ये राजगिरी है जो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, इसीलिए ये सबसे सुरक्षित राजधानी था। लेकिन समय जब बदला तो पाटलिपुत्रा को बाद में राजधानी बनाया गया था मगध का। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महापद्मनंद के द्वारा। महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। नंद वंश का संस्थापक हो जाएंगे महापद्मनंद। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना है जो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। अशोक की उपाधि क्या थी? अशोक की जो उपाधि थी देवा नाम प्रिय था। जो भी अशोक जो शिलालेख लिखवाता था उस पर देवा नाम प्रिय शब्द अधिक अंकित करवाया है, इससे पता चलता है कि वो अपने आप को देवों का प्रिय मानता था, ये इसका उपाधि था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये अशोक के द्वारा ये लड़ा गया था। कब? 261 ईसा पूर्व में। इसी के युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन होता है और वो अपना शांति का नीति अपना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, सातवाहन वंश के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सातवाहन वंश का स्थापना है जो सीमुक के द्वारा किया गया था। सातवाहन वंश के द्वारा स्थापना है सीमुक के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क के सबसे योग्य शासक रहता है कुषाण वंश का। इन्हीं के द्वारा है जो रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया जाता है।
रेशम मार्ग पर पहली बार कब्जा है जो कनिष्क के द्वारा किया जाता है। और कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगति आयोजन किया गया था। कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया गया था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये पुरुषपुर में था। चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किसके समय हो जाएगा? कनिष्क के समय था, ये राजा था। और कहाँ हुआ था? ये कश्मीर में कुंडलवन में आयोजन किया गया था। गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? ये कौन था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय है जो कौन सा उपाधि लिए हुआ था? तो विक्रमादित्य का उपाधि भी धारण किया था और सबसे गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। फाहियान भारत किसके समय में आया था? तो फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। फाहियान है एक चीनी चीनी यात्री था। ये चीन का रहने वाला था। ये भारत में जिस समय आया था उस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। वहीं वेनसंग भारत किसके समय में आया था? तो वेनसंग है जो भारत में हर्षवर्धन के समय में आता है। ये भी एक चीनी यात्री था। और वेनसंग है जो हर्षवर्धन के समय में आता है। वेनसंग के द्वारा फा यू की लिखा गया था जिसमें हर्षवर्धन के बारे में भी बताया गया था। और भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसंग है जो पठन पाठन का कार्य करता है। और वेनसंग है जो किसके समय में आता है? हर्षवर्धन के समय में आता है। हर्षवर्धन की प्रथम पुस्तक क्या थी? हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तक पूछा गया है। तो हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तक लिखी गई थी। नागानंद, प्रियदर्शना और रत्नावली। ये 3 पुस्तक है जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। नागानंद, प्रियदर्शी और रत्नावली। ये 3 पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा पुस्तक है? ये नागानंद है जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक था। चलिए नेक्स्ट देखिए 231 नंबर। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ये कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये कांची हो जाएगी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चालुक्य वंश की राजधानी है जो बादामी है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएगा कौन सा? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है जो जगदंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। एहोल का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एहोल का कैलाश मंदिर है जो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे? चोल वंश के जो प्रसिद्ध शासक है राजराज चोल है। ये राजराज चोल है। ये चोल वंश के स्थापना भी किए थे। चलिए नेक्स्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये राजराज प्रथम या राजराज चोल है उसी के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का बनवाया गया था। और कहाँ है? ये तंजावुर में स्थित है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का अभी हम जिक्र पहले कर चुके हैं कि तराइन का पहला युद्ध है जो 1191 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। और पहला युद्ध जो तराइन का था वो पृथ्वीराज चौहान है जो जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी है जो हार जाता है। लेकिन अगले ही साल वो तराइन का दूसरा युद्ध करता है। कब? 1192 में। और इसमें जयचंद के द्वारा धोखा देने की वजह से पृथ्वीराज चौहान है जो हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी है जो जीत जाता है। कौन इसमें धोखा देता है? इसमें जयचंद के द्वारा गद्दारी किया जाता है जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान है जो हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे कौन? जयचंद थे। लेकिन धोखा की वजह से वो द्वितीय युद्ध हार जाते हैं। तराइन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तराइन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? देखिए पहले में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और सॉरी पहले जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी का हार हुआ था। और दूसरे जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान है जो हार जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना है जो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। और दिल्ली सल्तनत के जो पहले शासक थे वो गुलाम वंश जो पहले जो शासनकाल है गुलाम वंश का शासनकाल है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना है जो 1206 में किया जाता है। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार को शुरू है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का शुरुआत किया गया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु अधूरे जब कुतुब मीनार बना रहता है उसी समय हो जाता है। तो कुतुब मीनार का पूरा निर्माण है जो इल्तुतमिश करवाता है। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान है जो दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी थी। बाजार नियंत्रण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण नीति का मतलब होता है कि कौन सा वस्तु कितने रुपए में बिकेंगे इसके बारे में नियंत्रण राजा के हाथ में होगा। कोई भी व्यापारी इसे बढ़ा नहीं सकता। इसके मूल्य को राजा नियंत्रित करके रखते थे दाम को कि कोई भी चीज महंगी ना हो। इसे बाजार नियंत्रण प्रणाली कहती है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति मलिक काफूर थे। मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा जाता है। मलिक काफूर है जो दक्षिण विजय के लिए जाता है और ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रहता है। यह एक हिजरा है और इसे 1000 दिनारा कहा जाता है क्योंकि 1000 दिनार में इसे खरीदा जाता है। जब ये अलाउद्दीन खिलजी गुजरात का अभियान करने जाते हैं तो वही बार मलिक काफूर को खरीद कर लाते हैं और इसे सेनापति बना करके दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा जाता है। चलिए तुगलक वंश के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी।
तुगलक वंश का स्थापना जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापना किया गया था। राजधानी दौलताबाद किसने बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद राजधानी बनाया गया था। इसका तर्क था कि दिल्ली में जो मंगोल का आक्रमण है जो बार बार हो रहा है, इसी से सुरक्षित रखने के लिए राजधानी को महाराष्ट्र में दौलताबाद है, दौलताबाद को ही देवगिरी कहा जाता है और देवगिरी में इसने राजधानी परिवर्तित किया था। मुख्य उद्देश्य था कौन सा? कि हमला से दिल्ली को बचाया जा सके। इसी के लिए एमबीटी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से परिवर्तित करके दौलताबाद को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक की प्रसिद्ध नहर यमुना नहर है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रसिद्ध नहर है। देखिए फिरोज शाह तुगलक है जो नहर का जाल बिछवाता है, यानी कि सबसे ज्यादा नहर है जो फिरोज शाह तुगलक के समय में ही बनाया जाता है। जबकि प्रथम नहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रथम नहर है जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन नहरों का जाल कहेगा किसने बिछवाया था भारत में? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बिछवाया गया था, ताकि कृषि की उपज अधिक से अधिक हो। इसी के लिए नहर की बिछान किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के स्थापक कौन हो जाएंगे? खिजर खां हो जाएंगे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी है जो लोधी वंश के संस्थापक थे। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी है जो लोधी वंश के अंतिम शासक था, इसे हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है बाबर के द्वारा और मुगल वंश की स्थापना की जाती है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे शासक थे जो युद्ध भूमि में मारे गए थे। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा है और ये किस भाषा में थी? तो तुर्की भाषा में था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की जो आत्मकथा है किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। हुमायूं नामा के लेखिका कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखिका है गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम है जो हुमायूं की बहन थी और ये बाबर की पुत्री थी। ये अपने भाई के याद में हुमायूं नामा लिखी थी, हुमायूं के जीवन बताई थी। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है हुमायूं नामा। अकबर का जन्म स्थान कहाँ है? तो उमरकोट। उमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। राजा साल सिंह के महल में उमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था और उसी के संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अकबर के इबादत खाना कहाँ बनवाया था? अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? इबादत खाना कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इबादत खाना एक ऐसी स्थान पर था जहाँ पर विभिन्न धर्म के जो धर्म से संबंधित जो लोग जानते थे, जो धर्म के प्रमुख होते थे, उनको बैठा करके बहस करवाई जाती थी कि किसके धर्म में क्या नैतिकता, अच्छी आचरण की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में अकबर जानने का प्रयत्न करता था। इसे इबादत खाना कहा जाता है। अकबर की धार्मिक नीति की थी, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? सुलह ए कुल की नीति है जो अकबर की धार्मिक नीति है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है जो जहांगीर की आत्मकथा है, जो जहांगीर के जीवन के बारे में बताया गया। किसमें? तुजुक ए जहांगीरी में बताया गया है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेरुनिसा है जो नूरजहां का वास्तविक नाम था और ये किसकी पत्नी है? तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? मेरुनिसा हो जाएगा। शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां का शासनकाल कब हो जाएगा? तो जहांगीर के बाद 1628 में, 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल था और शाहजहां को बंदी बना करके इसका पुत्र औरंगजेब है जो जेल में रख देता है, आगरा के जेल में। और औरंगजेब है जो अपने पिता के जीते जी अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिवाजी हैं। शिवाजी के द्वारा ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गुरु नानक देव है और सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें पहले गुरु है गुरु नानक देव और सबसे अंतिम गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। और पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 261 नंबर क्या है? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, तलवंडी में। वहीं पे इनका जन्म हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? खालसा पंथ का स्थापना जो 1699 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कब? 1699 ईस्वी में। शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो शिवाजी के माता का नाम क्या हो जाएगा? जीजाबाई है जो शिवाजी के माता का नाम है। वहीं शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले है जो शिवाजी के पिताजी का नाम था। मराठों की राजधानी कहाँ थी? तो मराठों की राजधानी कहाँ हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगी। मराठों की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी के द्वारा मराठा राजवंश की स्थापना की गई थी और इसका राजधानी हो जाएगा रायगढ़। पेशवा बाजीराव प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो मराठा क्षेत्र विस्तार के लिए पेशवा बाजीराव प्रसिद्ध है। पेशवा बाजीराव प्रथम है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? जो मराठा क्षेत्र था उसके विस्तार के लिए ये काफी प्रसिद्ध थे।
भारत में यूरोपीय का आगमन कब हुआ था? तो 1498 में आप जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा के द्वारा भारत में आगमन हुआ था और ये केरल के तट पर आकर के जो जमुरीन थे उसके राज्य में सबसे पहली बार आगमन होता है किसका? पुर्तगाली का। और ये पुर्तगाली कौन थे? पुर्तगाली जो एक नाविक हो जाएंगे, कौन? जो रास्ता के खोज किए थे वास्को डी गामा हो जाएंगे। 1498 में पहली बार आगमन हुआ था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो ये पुर्तगाली था। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आया भी था 1498 ईस्वी में और सबसे लास्ट में गया था, यानी कि सबसे लास्ट में 1961 में। देखिए अंग्रेज तो 1947 में ही देश छोड़ के चला गया था, फ्रांसीसी भी लगभग 1954-55 में छोड़ के चले गए थे, सभी चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली है जो टिक कर रह गया था और 1961 में गोवा को छोड़ करके पुर्तगाली जाता है, यानी कि सबसे पहले आता भी है और सबसे लास्ट में जाता भी है, याद रखेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा है जो भारत में आता है। वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचता है? तो कालीकट, ये केरल के तट है जिसे जमुरीन यहाँ के शासक कहलाते हैं, इसने स्वागत किया था इसको, किसको? वास्को डी गामा को। भारत में पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। गोवा क्या था? पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाएगा। पलासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पलासी के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला, इसके बीच में होता है। लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर के द्वारा गद्दारी की वजह से अंग्रेज है जो जीत जाता है और सिराजुद्दौला युद्ध में मारे जाते हैं और अंग्रेज है इस प्रकार से पलासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में होता है वो जीत जाता है। सिराजुद्दौला का हार का कारण क्या था? तो मीर जाफर की गद्दारी। मीर जाफर कौन था? तो ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये अपने सेना को लेकर के युद्ध रणभूमि में गया ही नहीं, जिसके वजह से अंग्रेज है जो जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला को मीर जाफर का पुत्र मीरन जिसे नाम है वो हत्या कर देता है सिराजुद्दौला की। चलिए नेक्स्ट देखिए 278 नंबर कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर बंगाल का पूछा जा रहा है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स है जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अस्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ था? तो ये 1793 ईस्वी में हुआ था। ये टियर 2 जो टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो ये 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। रैयतवारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो रैयतवारी व्यवस्था है जो थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इसके द्वारा एक और जो गवर्नर था रीड और मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। महलवारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो महलवारी व्यवस्था है जो वाल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग है जो 1857 के जो क्रांति हुआ था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो 1857 के जो क्रांति का प्रतीक है रोटी और कमल है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका है जो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? ये रंगून में हो जाएगा क्योंकि 1857 के क्रांति के दौरान इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनकी मकबरा बनाया जाता है। कहाँ? रंगून में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है उसमें प्रमुख भूमिका किसके द्वारा है? एओ हयूम के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाया गया था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, मतलब घोषणा की जाती है कब? 19 या 20 जुलाई 1905 को और लागू कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया जाता है? तो रद्द कर दिया जाता है कब? 1911 में जब दिल्ली दरबार तीसरा आयोजन किया गया था, यानी तीसरी दिल्ली दरबार आयोजन की गई थी, उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और रद्द है किसके अनुशंसा पर की जाती है? अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये तो सबसे पहली बात कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को और इसका उद्देश्य था कि भारत में यानी कि स्वदेशी स्तर पर जो भी वस्तु बना है उसको खरीद करना और विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में प्रमुख कौन थे? तो आगा खां थे जो सदस्यों में प्रमुख थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि इसमें गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सभी इसमें एक हो गए थे और इसे एकता वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता है जो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। चलिए
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ था। तो गांधी जी का आगमन है जो 9 जनवरी 1915 को हुआ था, इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले है जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल कब हड़ताल कब हुआ है, 1918 में हुआ है। खेरा सत्याग्रह कब हुआ है, 1918 में हुआ है। रॉलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून है जो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह बताए कि कारण बताए 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता था, न इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी, न इसके खिलाफ वकील रखा जा सकता था। इसीलिए इसे महात्मा गांधी ने काला कानून कह करके संबोधित किए थे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल कौन थे। तो जनरल डायर के द्वारा यह आदेश दिया गया था गोली चलाने की। वही असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया था, ये कब ले लिया गया था, ये लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, वहीं पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है क्रांतिकारी के द्वारा, और उसमें 22 जिंदा कर्मी जो 22 जो पुलिसकर्मी है उसे जिंदा जला दिया जाता है, जिससे गांधी जी आघात होते हैं और कहते हैं कि हमारे आंदोलन में हिंसा का कोई जगह नहीं है, और अंततः इसे 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया जाता है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 1922 में हुई थी। कब, ये 5 फरवरी 1922 की घटना है। स्वराज पार्टी का स्थापना कब की गई थी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना है जो 1923 में किया गया था, 1 जनवरी 1923 को किया गया था। इसमें किसके द्वारा किया गया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसमें जो चित्तरंजन दास थे इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने, और मोतीलाल नेहरू है जो इसके सचिव बने थे। इस प्रकार से आज का जो हमारा महत्वपूर्ण जो 300 क्वेश्चन का फैक्ट था इतिहास का, वो आज समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।